Good morning student and most welcome to another lecture of current electricity। अभी तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पढ़ लिया है, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली है और अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ कैसे ऑपरेट करता है। आज अपनी आखिरी क्लास है एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की, आज लास्ट क्लास है और अगले क्लास से आपका करंट की डेफिनेशन चली आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो बिना देर किए लाइक करो बच्चों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमने चार्ज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया। चार्ज क्या होता है, वेल डन। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत अच्छी बात है। हमने चार्ज के द्वारा उत्पन्न किए गए एक नए प्रकार के फोर्स को भी पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ में, इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, याद करो, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे और स्केल मिलती थी तो हम लोग स्केल को ऐसे ड्राई हेयर में ऐसे रगड़ते थे और जब किसी कागज के पास लाते थे तो वो स्केल उस कागज को अट्रैक्ट कर लेता था और वो कागज उस पर जाके पक्के से चिपक जाता था। होता था ना, ऐसा होता था। मेरे साथ तो हुआ है, मैंने बहुत बार किया है। एंड देन वी कॉल्ड, हम लोग फिर अपने आप कहते वी आर मैजिशियन, हमारे पास जादुई शक्ति है ना, इस टाइप की बातें निकल के आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गर्मियों के दिन में होते हैं, आई मीन ठंडियों के दिन में होते हैं, स्वेटर पहने होते हैं एंड जब स्वेटर जब उतार रहे होते तो चिट 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 का आवाज़ सुनाई देता है। या हम टीवी के स्क्रीन के पास ऐसे करते हैं तो हमारे हाथ के जो हेयर्स हैं, रोआ, वो खड़ा हो जाता है। या मान लो कभी हमने फाइबर के चेयर पे बैठा तो जैसे बैठते हैं और ऐसे हाथ रखते हैं तो हमारा रोआ ऐसे खड़ा हो जाता है। बहुत बार ऐसा सीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज हम वही समझने वाले हैं कि कभी ये ऑब्जेक्ट कुछ इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन जब इसे रगड़ देते हैं तो ये बिना किसी चीज के चुंबक के माफिक चीजों को खींचने लग जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी इंसुलेटिंग बॉडी पे किस प्रकार चार्ज डेवलप किया जाता है, आज का टॉपिक वही है। समझना मेरी बात को, किसी भी इंसुलेटर पे वो बॉडी जो इंसुलेटर है उसके ऊपर किस तरीके से चार्ज को डेवलप करते हैं, कौन से फेमस तरीके हैं चार्ज को डेवलप करने के, हम उसी को समझेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो भैया चारों तरफ से शांति बनाओ, घोर शांति, एकदम झिंगुर वाला आवाज आना चाहिए, इतनी शांति होनी चाहिए। चारों तरफ शांति बनाओ, पेन कॉपी उठाओ और सीधे मेरे पीछे आ जाओ। देखो बच्चों, तो हमारे आज का टॉपिक है, क्या है टॉपिक, हाउ टू चार्ज अ इंसुलेटिंग बॉडी। किसी इंसुलेटिंग बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। अब सबसे पहले चार्जिंग ओरिजिंग बताना वो सब बात की बात है, पहले ये बताओ मेरे भैया कि इंसुलेटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है। क्या समझते हो आप, है ना। तो समझो, देखो हमारे पास जो भी मटेरियल है, हम समझते हैं ना मटेरियल क्या होता है। इस मटेरियल को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे बालकों, चार अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है ना, क्लासिफाई कर दिया गया है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि मटेरियल को आपने चार अलग अलग भागों में बांटा, क्लासिफाई किया, उस क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, तो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी कहने का मतलब चार्ज को कंडक्ट करने की बेसिस पे, कि चार्ज को वो मटेरियल अपने थ्रू पास होने देगा कि पास नहीं होने देगा। इस चीज के बेसिस पे चार भाग में हमारे मटेरियल को बांट दिया गया। एकदम आराम से समझना, हमारे पास जो भी मटेरियल, हम आसपास जो भी मटेरियल देखते हैं उस सारे मटेरियल को चार भागों में बांटा गया है और बांटने की बेसिस क्या है, कंडक्टिविटी, यानी कि
वो मटेरियल अपने थ्रू चार्ज को पास होने देता है या चार्ज को पास नहीं होने देता है, इस बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया। तो सबसे पहला जो आया और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं वो आया हमारे पास कंडक्टर, है ना। हमारे पास बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जो चार्ज को अपने पास से एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से कंडक्ट कर देते हैं, अपने में चार्ज को फ्लो होने देते हैं, तो उनको कहा जाता है कंडक्टर। यानी दोज मटेरियल्स विच अलाउ अ चार्ज पार्टिकल टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। तो बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है बच्चों, मैं यहां इसके नीचे लिख रहा हूं, क्या भैया, दोज substances which allow the charge to pass through them freely, है ना, freely is called कंडक्टर। अगर आप चार्ज को अपने थ्रू पास होने देते हैं तो हम उसे कंडक्टर कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल में ले लो, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास आ गया कौन सा, कोई भी एक मेटल ले लो, आयरन ले लो, है ना, आप कॉपर ले लो, है ना, आप एल्यूमिनियम ले लो, आप सिल्वर ले लो, ये सब क्या है, कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है? बिकॉज ये अपने थ्रू क्या करने देंगे, करंट को या चार्ज को पास होने देंगे। दूसरे नंबर पे कंडक्टर के बाद आता है इंसुलेटर। समझना मेरी बात को, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इंसुलेटर, जो कंडक्ट ना करे, इंसुलेटर कहते हैं इसको। क्या है इंसुलेटर, ठीक। तो कहा जाता है, एकदम ध्यान से देखिए, दोज सब्सटेंसेस विच नॉट अलाउ any charge to flow through them is called इंसुलेटर। उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। कोई भी सब्सटेंस जो अपने थ्रू सिंगल चार्ज, कोई भी चार्ज को पास ना होने दे, उसको इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखो, आप ले लो वैक्स ले लो, है ना, आप लकड़ी ले लो, है ना, आप प्लास्टिक ले लो, है ना, आप पेपर ले लो, है ना, पेपर ले लो, आप रबड़ ले लो, है ना, ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी इंसुलेटर हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है, वो है सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ये सेमीकंडक्टर क्या है, तो कहता है दोज सब्सटेंसेस which allow a very little amount of current to pass through them is called सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं उसको, सेमी कंडक्टर। सर जैसे जैसे एग्जाम्पल में बता दो, जरा मजा आ जाए। एग्जाम्पल में हो गया सिलिकॉन, जर्मीनियम, है ना, ये सब जर्मीनियम और ये सिलिकॉन है, SI, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सबसे आखिरी, ये होता है सुपर कंडक्टर। एकदम ध्यान से समझो बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है सुपर कंडक्टर। कहता है दोज substances which allow a charge to pass through them without loss of any energy is called सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं उसको, सुपर कंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा हो गया मरकरी,
लेकिन नॉर्मल नहीं, मरकरी एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। अब मैं समझाता हूं इन बातों को एकदम ध्यान से। देखो लिखने वाली जो बातें मैंने लिख दी है, यहां से आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, या जैसे आपको असाइनमेंट मिला था ना, याद करो पिछले बार आपको असाइनमेंट मिला था। अच्छा, असाइनमेंट से याद आया, उसके 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जो बच्चों को थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम आई। बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा है वो क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद अगर मेरे को याद रहता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और नहीं तो उसका आंसर मैं असाइनमेंट में टाइप करके आपको दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो उसी टाइप का असाइनमेंट आपको आज के टॉपिक का लिखा हुआ मिल जाएगा, ये सब चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपना नोट्स बनाओ, देख के लिखो। जो लिखा हुआ मिलेगा वो अलग बात है, बट इसको देख के बनाओ, ठीक है, ज्यादा मजा आएगा। समझना मेरी बात को, एकदम ध्यान से समझो। सर जी, मटेरियल को कंडक्टिविटी के बेसिस पे 4 भागों में बांट दिया गया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर, है ना, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। कंडक्टर उन चीजों को कहते हैं जो अपने थ्रू क्या करते हैं, चार्ज को पास होने देते हैं फ्रीली। इंसुलेटर उसको कहते हैं जो अपने थ्रू चार्ज को एकदम पास नहीं होने देते हैं। सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं जो अपने थ्रू चार्ज को पास होने देते हैं, लेकिन बहुत कम, पार्शियली, बहुत लिटिल अमाउंट में चार्ज को पास होने देते हैं, ठीक है। एंड सबसे आखिरी में आता है सुपर कंडक्टर। भैया ये ऐसा है कि देखो इसमें चार्ज पास करेगा लेकिन एनर्जी का लॉस होगा। क्यों होगा मैं समझाऊंगा, जब हम करंट को डिफाइन करेंगे ना तो ये चीजें तुमको बहुत बढ़िया समझ में आएगी। तो देखो क्या है कि कंडक्टर से जब पास करता है, कंडक्टर से जब कोई चार्ज पास करता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। लेकिन सुपर कंडक्टर से अगर कोई चार्ज पास करेगा तो 1% भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो मेरे लिए ये सुपर कंडक्टर बहुत बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ऐसा अगर हो जाए कि एनर्जी का लॉस ना हो, तो अगर पावर ग्रिड से 10,000 वोल्ट निकला है, 10,000 एम्पेयर की करंट निकली है, तो हमको यहां घर पे भी 10,000 एम्पेयर मिलेगा। समझ रहे हो, एकदम लूज लॉस नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो हम दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये हमको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे को कहते हैं सुपर कंडक्टर। समझ रहे हो बात को, जिसमें कि चार्ज को ट्रांसफर करने पे 1% भी एनर्जी का लॉस ना हो। तो देखो ये सेमी कंडक्टर और ये सुपर कंडक्टर जो है, ये दोनों आपके हायर क्लासेस की टॉपिक है, मतलब इसमें वो हायर क्लासेस में पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए जान जाओ कि सेमी कंडक्टर क्या, जो करंट को पार्शियली पास होने दे, हल्का हल्का आधा पास होने दे। सुपर कंडक्टर क्या, जो करंट को बिना लॉस के पास करा दे। जब हम पढ़ाएंगे ना तुमको आगे, तो एक टर्म आएगा रेसिस्टेंस, हम वहां बताएंगे कि सुपर कंडक्टर में रेसिस्टेंस होता ही नहीं है, ठीक। अब बात आती है सर कि जिस तरीके से कंडक्टर का एग्जांपल है आयरन, कॉपर, ये सब चीजें मेटल्स, इंसुलेटर का वैक्स, वुड, प्लास्टिक, पेपर, सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो उसी तरह सुपर कंडक्टर का एग्जांपल है मरकरी। वेरी गुड। लेकिन सर आपने क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों लिखा है, बात समझो। मरकरी हमेशा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है। 1911 में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर के ओन्स, क्या नाम था, प्रोफेसर के ओन्स। उन्होंने जब टेम्परेचर को एकदम डाउन करते गए लगभग 2 पॉइंट समथिंग केल्विन, बहुत डाउन टेम्परेचर कर दिए, तो उस वक्त मरकरी किसके तरह एक्ट करने लग गया, सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करने लग गया, और उसी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा गया है। तो मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, लेकिन कब एक्ट करेगा, जब टेम्परेचर क्रिटिकल होगा। समझ रहे हो बात को। तो हमारे मटेरियल को 4 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया। अब हम जो चार्ज करना सीख रहे हैं वो इंसुलेटर को चार्ज करना सीख रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर को चार्ज करोगे तो उसके ऊपर जब चार्ज दोगे तो उस चार्जवा को क्या करेगा, फ्लो करा देगा, फ्लो हो जाएगा चार्ज उसके थ्रू। समझ रहे हो बात को। तो कभी भी तुम नहीं देखे होगे कि लोहा का सामान कोई चीज से घस के चार्ज किया जाए, नहीं। अच्छा, सेमी कंडक्टर पे दोगे तो वो भी पास करा देगा, तो फिर कौन नहीं। सुपर कंडक्टर का तो खैर बातें मत करो, उतना लो टेम्परेचर हम ला ही नहीं सकते हैं, तो हम चार्ज कर सकते हैं तो किसको, इंसुलेटर को। समझ रहे हो बात को। तो हमें इंसुलेटर की चार्जिंग पढ़नी है कि किस तरीके से हम इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है। समझ गए मेरे कहने का मतलब। तो चलो अब हमको एक सिंपल सा बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछें कि कंडक्टर क्या होता है तो आप क्या रिप्लाई दीजिएगा।
कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो करंट को या चार्ज को अपने थ्रू आसानी से फ्लो होने दे। अब क्या रीजन है क्यों ये अपने थ्रू आसानी से फ्लो होने देता है, क्यों इंसुलेटर नहीं होने देता है, क्यों सेमीकंडक्टर हाफ देता है और क्यों सुपरकंडक्टर एकदम बिना लॉस के देता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम रेसिस्टेंस के टॉपिक तुमको डील करेंगे ना तो हम फिर आएंगे इन टॉपिक्स पे, हम फिर डील करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इनका डेफिनेशंस और अंतर समझो, ठीक है? क्लियर है? तो भैया जी इसको मिटा दें, आइए इसको मिटा देते हैं। सब दिख रहा है ना? मैं एक बार जरा फ्रेम चेक कर लूं। हाँ, एकदम एकदम एक्यूरेट फ्रेम है, सब दिख रहा है। चलो बोलो, अंतर आया समझ में? यार देखो, बोलो, तुम वहां बोलो, मेरे दिल को सुनाई देगा कि तुम बोल रहे हो, ठीक है? तुम अपने घर पे बोलो यस सर समझ आया, तो हमको यहां सुनाई दे देगा कि हाँ भैया हमारे बच्चों ने बोला। वो कनेक्शन है यार हमारे बीच, समझा करो बच्चों। आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं, ठीक? तो अब हम बात करेंगे कि कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है? किसी चीज को कैसे चार्ज करते हैं, ठीक? तो बेटा, चार्ज करने का जो सबसे फेमस और आसान तरीका है, किसी भी इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज करने का जो सबसे फेमस और आसान तरीका है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्जिंग की। और किस चीज के द्वारा हमने चार्ज करने की बात करी? हमने बात करी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करने की हमने बात की कि हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातों को बच्चों, ये सब लिखा हुआ चीज मिल जाएगा, कोई घबराहट नहीं यार, कोई टेंशन मत लो, हम सब लिख के दे देंगे यार तुम्हारे लिए, हम मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन जो लिखा हुआ मिले फिर उसको कॉपी में उतार लेना, है ना? अभी समझो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, समझो पहले। जैसे मान लो ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है। इंसुलेटिंग मतलब ये अपने थ्रू चार्ज को पास करने नहीं देगा, माने यहां पे चार्ज दोगे तो वो यहां वाला चार्ज, इमेजिन करो कि यहां वाला चार्ज यहां पे तुम लाके इसे चार्ज रख दिए तो ये चार्ज इधर नहीं जाएगा, जहां है वहीं रहने वाला है। आ रही है ना बात समझ में? तो इसी वजह से ये इंसुलेटर है, बिकॉज इसके ऊपर अगर हम चार्ज दे दिए तो इसी के ऊपर है और यहीं पे है, इधर तो जाने वाला है नहीं, है ना? तो बस यही समझना है कि इसके ऊपर चार्ज लाएं तो कैसे लाएं, है ना? तो समझो, जैसे इस तरीके से समझना। मान लो आपके पास ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है। कैसा बॉडी मैं दे दूं इसका नाम? इंसुलेटिंग रॉड। इसका नाम हो गया इंसुलेटिंग रॉड, ले लो, ठीक है? क्या नाम दोगे? इंसुलेटिंग रॉड। भैया जी इस रॉड के अंदर एटम्स तो होंगे, भाई इस रॉड के अंदर एटम्स तो होगा, और अगर इस रॉड के अंदर एटम्स है तो उन एटम्स पे इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होगा। तो जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो इसमें रैंडमली प्रोटॉन के साइन को मैं प्लस से दिखा रहा हूं और इलेक्ट्रॉन के साइन को नेगेटिव से दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे, ठीक है? जब ये नॉर्मल केस में है, अभी कुछ नहीं हुआ, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है? तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं तो इस बॉडी पे चार्ज कैसा होगा मेरे प्यारे बालकों? सर जी मजाक करते हो, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। जी हाँ, ये नो चार्ज होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है। नो चार्ज मत लिखो, इसको सुंदर कर दो, नो नेट चार्ज लिख दो कि भैया इस पे कौनो नेट चार्ज नहीं होने वाला, एकदम नो नेट चार्ज होगा, फिक्स बात है। यानी ये बॉडी कैसी हो जाएगी? ये बॉडी हो जाएगी न्यूट्रल। कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल। अब हमने क्या किया, हम किसी चीज से इसको रब किए, है ना? आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद, जब आप रब करते हो, जब इस मटेरियल को ऐसे 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 करके किसी भी चीज से, कोई चीज से आप इसको रब करते हो, रगड़ रहे हो, ठीक है? तो रगड़ने से क्या होता है? आप सोचो, आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ो, रगड़ने से क्या होगा? आपके हाथ में गर्मी आ रही है,
एनर्जी आ रहा है तब तो गर्मी आ रहा है। तो जब कभी भी आप किसी चीज को एक दूसरे में रगड़ते हो तो रबिंग करने के वजह से वहां पे एनर्जी जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? एनर्जी। तो आपने रबिंग किया, रबिंग करने के वजह से बाहर से इसको एनर्जी मिलना चालू हो गया। समझना मेरी बात को, बाहर से इसको क्या मिलना चालू हो गया? बाहर से इसको एनर्जी मिलना चालू हुआ। जैसे ही इसको बाहर से एनर्जी मिला, अब देखो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन को निकालने का तो हमारी औकात ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। अगर हमको प्रोटॉन को निकालना है तो पता चलेगा कि न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, और न्यूक्लियस को तोड़ना माने न्यूक्लियर रिएक्टर करना बहुत ऊंचा की बात है, अपने अपने औकात से बाहर है। हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब रगड़ा, रगड़ने से इसको एनर्जी मिला, बाहर से एनर्जी मिला, ठीक है। अब जो बाहर से एनर्जी मिला तो ये क्या किया कि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने में ले लिया, और जैसे उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या हो गए? बाहर जंप कर गए। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप कर गए। जब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप कर गए तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या यहां ज्यादा हो गई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। ये रबिंग के बाद का केस है। और जब ऐसा होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो उस केस में मेरे बच्चों ये जो मेरा ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा है, इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो अब ये एक इफेक्ट दिखाने लगेगा, और वो इफेक्ट किस चीज का होगा? वो इफेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज का। यानी हमने इस इंसुलेटिंग बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर दिया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया या फिर ला दिया। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? चलो बताओ एकदम ध्यान से। किसी भी बॉडी पे हम फ्रिक्शन से चार्ज ला सकते हैं। कैसे? जब कभी भी सर हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो रब करने के वजह से उसको एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल गया, अगर जंप कर गया, मैं अगर शब्द यूज कर रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन कि मैंने अगर क्यों यूज किया। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप कर गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने से ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। ठीक, अब देखो क्या हुआ। बच्चे पूछेंगे कि सर जंप तो इलेक्ट्रॉन ही करेगा, जंप इलेक्ट्रॉन करेगा। हमने बोला हाँ, तो हर बार रब करने से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यानी हर बार रब करने से पॉजिटिव ही चार्ज क्रिएट होगा? जरूरी नहीं है बच्चों, एकदम जरूरी नहीं है। समझना, तुम किस पे देख रहे हो। जैसे जब ये इलेक्ट्रॉन जंप किया तो जिस चीज से रगड़ रहे होगे, कपड़ा से रगड़ रहे होगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके उस कपड़े पे चला गया होगा, तो अब कपड़े पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया। अब तुम अगर कपड़े को चेक करने लगो तो फ्रिक्शन से कपड़ा नेगेटिव में चार्ज हो गया, और वही इस रॉड को चेक करोगे तो रॉड के फ्रिक्शन से किसमें चार्ज हो गया? पॉजिटिव में चार्ज हो गया। समझ रहे हो? तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए सर, तो थोड़ा सा चीज़ों को साफ सुथरा करते हैं, बिकॉज बहुत डेप्थ में बातें समझनी है यहाँ पे। चलिए मेरे को बताइए कि अगर कोई इंसुलेटिंग बॉडी है तो उस इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज करने का सबसे आसान तरीका होता है फ्रिक्शन के माध्यम से। जब आप उस इंसुलेटिंग बॉडी को किसी चीज से रगड़ोगे तो रगड़ने के वजह से वहां एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जब मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाहर निकल जाएगा, जिसके वजह से उस बॉडी पे प्लस चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जिसके भी पास गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, और इस तरीके से हमने प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्रिएट कर लिया। बोलो क्लियर है? ये तरीका होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। ठीक, अब समझना मेरी बात को। क्या कहानी सर आपने बता दी, बहुत अच्छी बात आपने बताया, ये चीज बहुत इजी लगा। अब देखो छोटी सी एक और बात, सर जरूरी है
कि मैंने रगड़ा तो उतना ही एनर्जी मिल जाए जितने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो समझो, कहा जाता है कि ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का स्पेशल नाम है और वो नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एकदम आराम से समझो, कौन सा एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिससे कि कोई भी इंसुलेटिंग बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंसुलेटिंग बॉडी टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, समझना मेरी बात को, क्या है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी? द मिनिमम, वो कम से कम ऊर्जा, द मिनिमम एनर्जी which is required by any insulating body to remove its electron is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ रहे हो बात को? तो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। जैसे प्लास्टिक का अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी है, नाइलॉन का अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी है, टेफलॉन का अपना थ्रेश ऑफ एनर्जी है। ये जो देखते हो, ये जो पॉलीविनाइल का जो पाइप होता है, हमारे घर में वायरिंग होती है, पीवीसी का अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मतलब हर ऑब्जेक्ट की अपनी एनर्जी होती है। मेरी अपनी एनर्जी, कि हमको कितना देर रगड़ोगे कि मेरे में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मेरी एनर्जी है वो। इसको कितना देर रगड़ोगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये उसकी एनर्जी है। समझ रहे हो बात को? तो हर इंसुलेटिंग बॉडी का अपना अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। समझ गए बात को? हर इंसुलेटिंग बॉडी का अपना अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। अब अगर आपने रबिंग किया, फ्रिक्शन से रबिंग किए, रब करने के वजह से इतना एनर्जी उसको मिल गया कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो वो पट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। और वो कम से कम एनर्जी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। समझ गए बात को? तो देखो, यहां पे दो बातें अब आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई बोलेगा बच्चा इसको चार्ज करो, तुम लिए एकदम मार रगड़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे रगड़ने से ये चार्ज हो ही जाए। लेकिन अगर आप ऐसे फ्रिक्शन करोगे कि आपके फ्रिक्शन करने से, आपके रब करने से थ्रेशोल्ड एनर्जी जनरेट हो रहा है, मतलब वो मिनिमम एनर्जी जनरेट हो रहा है, तब हम कहेंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? तो चार्जिंग करना आसान है रबिंग से। अब तुम देखो, अभी स्केल लो और ऐसे 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 रगड़ो और ऐसे लगाओ, नहीं होगा। लेकिन खूब देर तक इसको बढ़िया से रगड़ो और तब लगाओ, देखो पक्का होगा। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? तो होता क्या है कि हर बार हमारी जादू काम नहीं करती है, तभी काम करती है जब रगड़ने से थ्रेशोल्ड एनर्जी जनरेट हुआ हो, और जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, उसने एक बहुत सुंदर सी सीरीज बनाई। उस सीरीज का नाम था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। क्या नाम था उस सीरीज का? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। उस सीरीज के माध्यम से, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के माध्यम से उसने हमें एक तरीका दे दिया जिस तरीके से हम कुछ पता लगा सकते हैं। क्या? जैसे अगर हम सिल्क के कपड़े से टेफलॉन को रगड़ रहे हैं, समझ रहे हो? सिल्क, या छोड़ो, सिल्क के कपड़े से प्लास्टिक को रगड़ रहे हैं, तो प्लास्टिक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कैसे पता लगाएं? इसके लिए उसने खूब अच्छा एक सीरीज बनाया है, और उस सीरीज का नाम है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक, तो अब हम वही देखने वाले हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया कि कैसे हम चार्ज लाते हैं, समझ रहे हो बात को? कैसे चार्ज लाया जाता है, तो इस प्रकार से चार्ज हम लेके आते हैं। लेकिन अब जब हम इसको रगड़ेंगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा कि जिस चीज से रगड़ रहे हैं उस पे पॉजिटिव आएगा, ये भी तो पता लगाना है। तो उसको पता लगाने के लिए एक सीरीज है, वो सीरीज क्या है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। देखते हैं क्या है। पहले इसको फटाक से उतार लो डायग्रामोग्राम के साथ, बढ़िया से। चलो उतारो फटाक से जरा। हाँ, जल्दी उतारिए मेरे प्यारे बालकों, लेट नहीं करिए, देर करिएगा तो बहुत दिक्कत है। चलो इसको जरा मिटा दूं मैं। हाँ, आ जाओ।
समझ में आ रहा है? अगर ना आए ना तो आराम से फोन करो और पूछो। देखो ये सब चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, ठीक, इसको छोड़ के नहीं चलो यार, इसको पढ़ते चलो, ये सब मजा देता है ना, अच्छा चीजें हैं ये सब। आ जाओ, जैसे देखो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में मैं तुमको कुछ बताता हूँ क्या क्या है इस सीरीज में, पहले मैं लिख दूं। सबसे पहले आता है फर, है ना, फर के बाद आता है आपके पास फ्लैनल, मेरे को याद नहीं है सीरीज, ऐसे भी बहुतों को याद नहीं होता है, लेकिन इसको लिखते हैं यहाँ पे। याद करने का जरूरत भी नहीं है, बस अगर आपके पास है और अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका यूज कर सकते हो। ग्लास, वैसे एक काम करते हैं, इसको याद करने का कोई शॉर्टकट तरीका बनाते हैं, याद रहेगा तो ज़्यादा मजा आएगा। कॉटन, नेक्स्ट सिल्क है 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे वुड है, 9वें नंबर पे मेटल्स है, 10वें नंबर पे रबड़ है, 11वें नंबर पे ऑर्लॉन है। ये सब मटेरियल का नाम है बच्चों, है ना। 12वें नंबर पे पॉलीथीन है, ठीक है, और 13वें नंबर पे टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन की टेप आती है, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, और 14वें नंबर पे एबोनाइट है, ठीक है। देखो इसकी कहानी क्या है, समझना मेरी बात को। जो प्रथम आएगा वो पॉजिटिव होगा, समझना, प्रथम आना पॉजिटिव होना, प्रथम आना पॉजिटिव होना, मतलब समझो क्या है। जैसे मान लो आपने ले लिया वुल, है ना, और उल से आप क्या कर रहे हो, उल से आप मान लो किसको ऑर्लॉन को रगड़ रहे हो, उल से ऑर्लॉन को रगड़ रहे हो। तो इस सीरीज में उल पहले आया कि ऑर्लॉन पहले आया? उल। तो उल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा और ऑर्लॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। समझ गए बात को? अच्छा, वही अगर आप मान लो ये ले लेते, उल को ग्लास से रगड़ते, वुल को ग्लास से रगड़ते, तो वुल पे पॉजिटिव होता क्योंकि पहले आया है, और ग्लास पे नेगेटिव होता। समझ रहे हो बात को? उसी तरीके से अगर आप सिल्क से ग्लास को रगड़ो, सिल्क से ग्लास रॉड को रगड़ो, तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगी और सिल्क पे नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर सिल्क से ऑर्लॉन को रगड़ोगे तो सिल्क पे पॉजिटिव आएगा और ऑर्लॉन पे नेगेटिव आएगा। ये एक सीरीज बना हुआ है कि जो पहले है, पहले वाले को अगर बाद वाले से रगड़ रहे हो तो पहले वाले पे प्रथम आना पॉजिटिव होना, पहले वाले पे पॉजिटिव होगा और आखिरी जो दूसरा वाला है उस पे अपने आप नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इससे बड़ा आसान हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जब ग्लास रॉड को पेपर से रगड़ेंगे तो ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? तो ग्लास पहले आया है तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। लेकिन वही बोल देगा अगर ग्लास रॉड को वुल से रगड़ेंगे, ऊल से रगड़ेंगे, ऊन से रगड़ेंगे तो ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। एक ही ग्लास पे पेपर से रगड़ोगे तो पॉजिटिव डेवलप कर लेगा और अगर ऊल से रगड़ोगे तो नेगेटिव डेवलप कर लेगा। अगर फर से ग्लास को रगड़ो तो फर पे पॉजिटिव और ग्लास पे नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? तो ये एक तरीके का ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है जिससे आप पता लगा सकते हो कि किसको किससे रगड़ने से किस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और किस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया। समझ रहे हो बात को? चलो, इसके बाद ये तो हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझना मेरी बात को, चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, कंडक्शन के मेथड से चार्ज करना। ये एकदम सिंपल होता है बाबू। इसमें क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी ले लो, मान लो इसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज है ना, और एक अनचार्ज बॉडी ले लो, अभी इस पे नो चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इनिशियल केस है ये, इस पे 10 कूलम का चार्ज है और इस पे नो चार्ज है। आपने क्या किया, दोनों ही बॉडी को एक वायर से जोड़ दिए, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए। पहले इस पे 10 कूलम था, जैसे ही तुम वायर से जोड़ोगे ये दोनों क्या करेगा, 5 कूलम इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर भी 5 कूलम चार्ज आ जाएगा। ये अपना चार्ज इसको देने लगेगा, ट्रांसफर करने लगेगा, और जैसे ही अपना चार्ज कब तक देगा, जब तक इसका चार्ज बराबर ना हो जाए। तो 5 कूलम इस पे हो गया, 5 कूलम इस पे हो गया। समझ रहे हो बात को? अच्छा, मान लो इस पे 12 कूलम होता तो 6 कूलम इस पे होता, 6 कूलम इस पे होता। अगर इस पे
1 कूलम होता तो आधा कूलम इस पे होता, आधा कूलम इस पे होता। तो इस तरीके से जो चार्ज करते हैं इसको कंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक, एक और तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि आपके सिलेबस से बहुत दूर है और उसको पढ़ने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो मोस्टली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने पढ़ लिया, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ लिया। एक और होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको मते पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। ठीक, तो चलो बच्चों, अगर हम लोग अपने आज के क्लास को कंक्लूड करें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, तो हमने एग्जैक्टली आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि आखिर मटेरियल को कितने प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो वो 4 प्रकार थे मेरे प्यारे बच्चों। वो कौन कौन से थे सर? वो कंडक्टर था, वो इंसुलेटर था, वो सेमी कंडक्टर था, वो सुपर कंडक्टर था। ठीक है, उसके बाद पता चला कि हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो किसी बॉडी को चार्ज करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन, नहीं तो एक और तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन, नहीं तो एक और तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीनों तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन से चार्ज करना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बताया, चार्जिंग बाय कंडक्शन एक्सप्लेन किया, और चार्जिंग बाय इंडक्शन हमें नहीं पढ़ना है। कभी ऐसा लगेगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो कर देंगे एक्सप्लेन, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ, आपने कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट के अंदर, तो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसे जो 6ठा नंबर क्वेश्चन था आपका 1 कप वाटर वाला, उसमें तो बाबू एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने वॉल्यूम नहीं दिया है। जब तक मैं मतलब कप का वॉल्यूम नहीं दूंगा आप चार्ज की क्वांटिटी नहीं निकाल पाओगे, तो उसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं, चिंता मत करो। दूसरा एक लास्ट में क्वेश्चन था कि पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में अंतर क्या है, तो समझना। सबसे पहले मैं पॉइंट चार्ज बताता हूं। अगर मान लो कि बॉडी बहुत बड़ा है और उस बॉडी के कंपैरिजन में मेरा चार्ज पार्टिकल बहुत छोटा है, एकदम छोटा, एकदम पॉइंट इतना, तो हम उसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा है और उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मेरे पास जो चार्ज है वो बहुत छोटा है, तो हम उसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। एकदम छोटे चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, मतलब एकदम बिंदु के हिसाब का चार्ज पॉइंट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसके इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल माने। जैसे समझो, मान लो यहां पे 10 कूलम का चार्ज है, ये मुट्ठी मेरा 10 कूलम का चार्ज है, और मुझे 10 कूलम के चार्ज के द्वारा इस उंगली पे देखना है कि कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। इस चार्ज के द्वारा इस उंगली पे इलेक्ट्रिकल फोर्स देखना है। समझो, इस उंगली पे इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिकल फोर्स देखना है, तो यहां पे कोई ना कोई चार्ज लाएंगे तब ना ये उसको धक्का मारेगा। तो जो चार्ज हम लेके यहां पे आए, इस चार्ज का भी तो अपना कुछ इफेक्ट होगा। तो अगर हम इस इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान जाएं तो हम इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। मीन्स अ चार्ज whose effect is considered to be negligible is known as टेस्ट चार्ज। या सीधे शब्दों में जिसपे हम टेस्ट कर रहे हो अपने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल बात। अब आती है बात, एक क्वेश्चन था कि अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कमेंट मतलब क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स होने का ट्रू कंडीशन, मतलब पता चल जाए कि हाँ यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, बिकॉज देखो, अगर 2 बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो अट्रैक्शन वाला होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के वजह से ही अट्रैक्ट किया? लेकिन अगर 2 बॉडी आपस में रिपेल कर रहा है तब तो गारंटेड हम कह सकते हैं कि वहां इलेक्ट्रिकल फोर्स है। क्यों? क्योंकि कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं होता है। तो रिपल्सिव कौन होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इसीलिए जो ट्रू चेकअप होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो रिपल्सिव फोर्स होता है, ना कि अट्रैक्टिव फोर्स। और जो कप वाला क्वेश्चन है मैं आपको बना के भेज दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। समझ गए बात को? तो आज का क्लास बस इतना ही काफी है। कल से कमर कस लो, बिकॉज कल से हमारा आगे का टॉपिक यानी करंट स्टार्ट हो जाएगा। और वो सारी की सारी टॉपिक बच्चों, आपका इंतजार खत्म हुआ। अब हम 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक आप 10th के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, लेकिन उसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमजोर कड़ी है, वो बहुत कमजोर है। एग्जामिनेशन में आएगा, चार्ज के बारे में खाली आएगा, चार्ज की प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन ये कंडक्शन वगैरह, कूलम्स लॉ
वगैरह नहीं आएगा, लेकिन चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी जरूर आएगी। अब हम बात करेंगे कल से करंट के बारे में, तो कमर को कस लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन हम लोग कल से चालू करेंगे और बड़े ही आसान तरीके से पढ़ते हुए अपने आगे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो आराम से इसको करते रहिए, वो जो चीजें थी उसको उतार लीजिएगा और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। लॉकडाउन में घर पे रहो, खुश रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे फैमिली को खुश रखो, बिकॉज तुम ही हो जो तुम्हारे फैमिली को खुश कर सकते हो, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।